नाउ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो 10th क्लास का जो आरबीएससी का बोर्ड पेपर जो चल रहा था उसी का पार्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं। मेन कंप्लीट सॉल्यूशन ले रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर लेके चल रहे हैं। और ये बोर्ड पेपर वो बोर्ड पेपर है जो 26 मार्च 2025 को जो बोर्ड ने ऑर्गेनाइज कराया था सेकेंडरी एग्जामिनेशन 10th क्लास के लिए, उसी पेपर को कंप्लीट सॉल्व करके दे रहे हैं आपको विथ मतलब केवल आंसर नहीं, कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन। अगर फॉर्मूला रिक्वायर है, थ्योरम रिक्वायर है, डायग्राम रिक्वायर है, तो सब चीज़ बना के दे रहे हैं और बाई लैंग्वेज है। ठीक है, तो बढ़ते हैं फटाफट से। इससे पहले 2 वीडियो आ चुके हैं और उनकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक डाल रखा है। टेलीग्राम चैनल पर जाके आप लोग वहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से उस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और आप उससे मेरे और भी वीडियो डले में उनको भी देख सकते हो और उनकी पीडीएफ भी आप देख सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं आज का। देखो, सबसे पहले सेक्शन बी यानी खंड बी लघुत्रात्मक यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। पहला दे रखा संख्या 12, 15 और 21 यानी 12, 15, 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, कौन सी विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने हैं। एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने, तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो पहले मैंने ये देखो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो ये तो आप मेंशन करेंगे 2 से कर सकते हैं, ये 2 से 6 टाइम और ये 2 से 3 टाइम और ये 3 से 1 टाइम। तो ये जो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 × 2 × 3 आपके पास आ गया। अगेन आपको 15 का करना है, 15 का, तो ये 15 का करेंगे। पहले तो 3 से कर लें, 3 5 जा और 5 1 जा, तो ये जो 15 का हो गया दैट इज़ 3 × 5। फर्दर 21 का कर दिया, 21 का 3 से करेंगे, 3 7 जा और 7 1 जा, तो ये जो आपके पास आ गया 21 का दैट इज़ 3 × 7। सबसे पहला पार्ट आप लोगों को HCF निकालना है, दैट इज़ HCF, H C और F यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF आप देखते हैं जो कॉमन आता है वो HCF होता है, कॉमन आता है वो टर्म्स आपकी कॉमन आती है तो HCF होती है। देखो, एक तो ये 3 कॉमन आ रहा है, 3 यहाँ कॉमन आ रहा है और एक 3 यहाँ कॉमन आ रहा है, तो इनका पेयर क्या हो गया? एक 3 HCF हो गया। तो 3 तो आपका ये HCF आ चुका है। और कोई कॉमन आ नहीं रहा है कि 2 आ रहा है क्या, 5 आ रहा है क्या, 7 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो ये HCF तो आपका यहाँ पे आपने फाइंड आउट कर लिया। फिर आपको निकालना LCM, तो LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, यानी लीस्ट कम से कम जो वैल्यूज़ आ रही है वो आप उसको देखना है। तो कम से कम जो मतलब उसका जो मैक्सिमम रिपीटेशन आ रहा है वो आपको डेटा देखना है। तो 2 कितने टाइम आ रहा है? यहाँ 2 टाइम आया और बाकी देखो एक बार भी नहीं आया, तो 2 मैक्सिमम 2 × 2 ले लिया। फिर 3 एक बार आया, यहाँ एक बार और यहाँ एक बार, तो मैक्सिमम 1 टाइम आया हुआ, तो ये 1 टाइम आया। फिर यहाँ 5 आया हुआ क्या? नहीं, यहाँ एक बार आया हुआ है। फिर 7 आया हुआ क्या? 7 यहाँ एक बार आया, तो दैट इज़ 7। तो ये मल्टीप्लाई कर ले, 2 2 जा 4, 4 3 जा एंड 7 5 जा, ये अब 3, ये 5 3 जा 15 कर लेते हैं। तो एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा सा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 × 7, 67 जा 60 × 7 यानी ये आपका रेस्पॉन्स आ गया यहाँ से 420, ये आपका LCM आ गया। तो ये मल्टीप्लाई आप हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जिस भी मीडियम से हो आप इसको मल्टीप्लाई अच्छे से कर लेना और मैं समझता हूँ इसमें कोई आपको इशू नहीं आएगा। तो ये आपका रेस्पॉन्स अच्छे से 420 आ गया। LCM और HCF दोनों आपके सामने तैयार है। ठीक है, और ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया और कुछ भी नया नहीं पूछा गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट हो गया। 4th अब आते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद का आपको जो डेटा दे रखा है, यहाँ अगर आप इस क्वेश्चन को ढंग से देखोगे, द्विघात बहुपद 3x² - 5x + 9 के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा बीटा का मान ज्ञात करो। बिल्कुल निकालेंगे। इफ द अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² - 5x + 9 देन फाइंड द अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा। तो बहुत ही अगर अच्छा क्वेश्चन अगर अपन पढ़ें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रही 3x² माइनस का 5x एंड देन प्लस का 9 दे रखा है। यहाँ से अगर आप लोग अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो ax² प्लस का bx और प्लस c, और यहाँ से अपन क्या करें? तुलना, जिसको अपन बोलते हैं कंपेयर करने पर, ऑन कंपेयरिंग, जिसको आप हिंदी में जो हिंदी में बोलेंगे वो तुलना करने पर। अगर तुलना करें तो तुलना करने पर आपको जो यहाँ से a की वैल्यू मिलेगी, a = 3 मिलेगा, b की वैल्यू मिलेगी -5 मिलेगी और c की वैल्यू 9 मिलेगी। a b c आपके पास आ चुका है। जब वो बात करता है अल्फा प्लस बीटा, आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा दैट इज़ अल्फा प्लस बीटा, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये मैं चाहूँ तो अगर ये लिख सकता हूँ वी नो दैट। अगर आपने क्वाड्रेटिक यानी द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद जिसको अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, तो वी नो दैट हम जानते हैं कि
वी नो दैट, क्या जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा जिसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोज़, सम ऑफ जीरोज़ यानी शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणा। तो सम ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि होता है माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फ़ा बीटा होता है दैट इज़ अल्फ़ा बीटा जो कि सी बाई ए होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज़ माइनस, और बी दैट इज़ -5, तो यहाँ से -5 और ए की वैल्यू जो कि 3 है। यहाँ तक आपको देख सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ आ गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा -5 दैट इज़ 5/3 आपके पास आ चुका है। तो अल्फ़ा बीटा तो यहाँ से आपके सामने कंप्लीट आ गया अल्फ़ा बीटा। अब आपसे पूछ रहा है अल्फ़ा बीटा निकालो, तो अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज़ अल्फ़ा बीटा, और ये सी इज़ व्हाट, सी इज़ 9 और ए की वैल्यू 3। तो 3 से आप चाहें तो कैंसिल कर लें, 3 से आप चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हो, नहीं तो एज यूजुअल भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। और सिंप्लीफाई करें तो ये सिंप्लीफाई कर दें, 3 1 जा एंड 3 3 जा, तो ये अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 3 भी आप लिख सकते हो क्योंकि वो सिंप्लीफाई हो गया इसलिए। तो ये सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो जिसको बोलते हैं शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। तो ये आपके सामने आ गया। क्वेश्चन में यही पूछा था फाइंड द अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, जो कि आपने यहाँ से निकाल लिया। किसके लिए? द्विघात बहुपद के लिए, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। डन। तो मैं समझता हूँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आता क्वेश्चन विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि जिसका बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि जिसको एलिमिनेशन मेथड देखो आपको देखो दे रखा है ये एलिमिनेशन मेथड। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और हिंदी मीडियम के लिए विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण युग्म में सभी संभव हल ज्ञात करिए। सभी संभव हल यानी फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन, यानी इनके एलिमिनेशन मेथड के थ्रू जो भी इतने भी आंसर हो सकते हैं वो आंसर फाइंड आउट करने हैं। तो करते हैं, दोनों इक्वेशन मेंशन करते हैं। पहली इक्वेशन दे रही है दैट इज 3x + 5y = 7 और सेकेंड इक्वेशन दे रही है 3x + y = -4। अगर आप यहाँ पर देखें कि y का गुणांक जिसको बोलते हैं कॉफिशिएंट, यहाँ 5 है, y का गुणांक यहाँ कुछ भी नहीं है 1 है, यहाँ का x का गुणांक 3 है, यहाँ x का गुणांक 6 है। या तो इस 3 को 6 बनाया जाए तो 2 से मल्टीप्लाई करें, या फिर 2 से मल्टीप्लाई यानी 2 का गुणा करें इस पूरी इक्वेशन को। तो पूरी इक्वेशन गुणा करके आप गुणांक जो है x और y दोनों इक्वेशन में, वो तो दोनों x y की कॉफिशिएंट को या तो सेम करेंगे x के, या तो करेंगे या फिर y के करेंगे, किसी एक का कॉफिशिएंट सेम करेंगे, ताकि उनको नाम है विलोपन विधि, यानी एक वेरिएबल को, यानी एक संख्या जो x और y है उनमें से एक वेरिएबल को आप लोग क्या करेंगे, एक चर को अपन क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट यानी विलोपित करेंगे। तो विलोपित करने के लिए किसी एक का कोफिशिएंट जिसको बोलते हैं गुणांक, वो समान लेना पड़ेगा। तो समान या तो x को बना ले या फिर y का बना ले। तो ज़्यादा बढ़िया मुझे दिख रहा है इस y वाली यानी सेकंड इक्वेशन, जो इसको ये फर्स्ट कंसिडर कर ले, दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन और दिस वन इज द सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन को आप क्या कर ले, 5 से मल्टीप्लाई कर ले। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये y का क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट सेम आ जाएगा। तो इस y का कोफिशिएंट यानी गुणांक सेम लाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करें, 5 से मल्टीप्लाई करें। ये लो भैया पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया। और मैं इक्वेशन को एक काम करता हूँ, ऐसा नहीं करता हूँ क्योंकि तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि 2 से भी मल्टीप्लाई करें। इस इक्वेशन को पूरी को किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई करें। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ मल्टीप्लाइंग बाई 5, यहाँ लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग बाई 5, मल्टीप्लाइंग बाई 5, या हिंदी में लिख देता हूँ 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर। अब 5 से गुणा क्यों कर रहे हैं ये भी बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ y का गुणज कितना 5 है, तो यहाँ का भी y का गुणज यानी समान गुणज बनाने के लिए, गुणज जिसको गुणांक बोलते हैं, गुणा का अंक है, जो गुणा बनाने के लिए जो अंक है y का गुणांक, तो गुणज y का गुणज जो बनाने के लिए, गुणज बनाने के लिए जिसको अपन बोलते हैं कॉफिशिएंट बनाने के लिए सेम, इसलिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी। तो करते हैं। तो आपकी पहली इक्वेशन 6 5 जा 30x और ये प्लस का 5y और ये 4 5 जा 20। अब आपके पास पहली इक्वेशन दैट इज़ 3x, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये इक्वेशन आपके पास आ गई है दैट इज़ 3x प्लस का 5y = 7 और सेकेंड इक्वेशन है दैट इज़ 30x प्लस 5y - 20। जब आप इनको एलिमिनेट करेंगे तो साइन चेक करिए, ये माइनस आएगा क्योंकि दोनों का साइन सेम है, तो माइनस तो हो नहीं सकता, गायब नहीं हो सकता। गायब करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, साइन बदलना पड़ेगा, यानी चिन्ह बदलना पड़ेगा। चिन्ह बदलने का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन करना, यानी घटाना पड़ेगा। तो माइनस कर रहे हैं, माइनस करें, और ये माइनस है, इसका यानी विपरीत चिन्ह लगाते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी भाषा में विपरीत चिन्ह लगाते हैं। विपरीत चिन्ह लगाने इसका मतलब होता है घटाना होता है। विपरीत घटाने पर विपरीत चिन्ह होता है, प्लस से माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। तो नीचे वाला जो भी सेकंड इक्वेशन है उसके सबके साइन चिन्ह यानी साइन विपरीत अपोजिट हो जाएंगे, विपरीत यानी अपोजिट हो जाएंगे। प्लस माइनस, माइनस वाला देखो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो गया। अब आप देखेंगे 30 में से 3 जाएगा, 3 में से 30 जाएगा तो बड़ा कौन है, माइनस का, तो किसका रहेगा, माइनस का 27, माइनस का 27x। देखो 3 30 दोनों को आप
देखोगे तो 30 किसका, माइनस का, तो 3 में से 30 जाएगा तो किसका बचेगा, माइनस का। माइनस का बड़ा है तो माइनस का कितना, 27। अब ये 5 और 5 दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो ये तो आपने क्या कर लिया, प्लस का माइनस का 5 कैंसिल हो गया। अब आप देखोगे यहाँ पर 7 प्लस का, ये प्लस का 27, तो ये क्या हो गया, 27 हो गया। तो x इक्वस टू क्या होगा, 27 अपॉन माइनस का 27। अब ये 27 से 27 कट गया तो x इक्वस टू कितना रह गया, -1 रह गया। x इक्वस टू कितना रह गया, -1। तो x तो -1 आपके सामने आ गया। x -1 आ गया तो y की वैल्यू निकालनी। तो y की वैल्यू निकालने के लिए आप किसी एक इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में आप y की वैल्यू पुट कर दें। जो पहली इक्वेशन आपको दिख रही है कौन सी वाली, 3x + 5y = 7। तो 3x की वैल्यू -1, ये -1 रख दी, और ये 5y = 7। ये आपका -3 और प्लस का 5y = 7, और 5y और 7 और 3 उधर ले जाने पे क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। और ये 5y = 7 और 3 10 आ जाएगा, और y = 10/5। आप काटा पीटी जो भी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 बन जा एंड 5 2 जा, तो y = 2 आ गया। तो y2 एंड x आपके पास -1। तो ये दो वैल्यूज़ आपके पास आ गई, यानी x और y के जो सॉल्यूशन आए हैं वो x = -1 एंड y = 2 आ गया। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने मैंने कंप्लीट कर दिया। अब बात करते हैं, ये कौन सी विधि थी, विलोपन विधि, जिसको बोलते हैं अपन एलिमिनेशन मेथड, राइट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि समांतर श्रेणी, यानी आपका चैप्टर नंबर 5 यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर का क्वेश्चन है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। समांतर श्रेणी जो कि दे रखी है 7, 13, 19 एंड डैश लास्ट में दे रखा 205 में पदों की संख्या निकालो। ये पदों की संख्या यानी फाइंड द नंबर ऑफ, यानी 205 तक, 7 से लेकर 205 तक कितने टर्म है, यानी कितने पद हैं, पद यानी n कैलकुलेट करना है। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी नंबर ऑफ टर्म्स इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा ये nth नंबर का टर्म का फॉर्मूला। तो यहाँ पर पहले तो देखें a, जिसको अपन बोलते हैं फर्स्ट पद, फर्स्ट टर्म, जिसको अपन और लगा के हिंदी में लिख रहे हैं ब्रैकेट में, प्रथम पद, प्रथम पद, जिसको अपन a से डिनोट करते हैं, और a जिसको यहाँ पर आपका आंसर है 7। फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद जिसको a से डिनोट कर रहे हैं, और इसका वैल्यू 7। फिर अपन निकालते हैं सार्व अंतर, जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, जिसको हिंदी में बोलेंगे सार्व अंतर, सार्व अंतर, इसको रिप्रेजेंट करेंगे d से, d से। और d कितना है, वो d होता है अगली पंक्ति, अगले पद से पिछला पद, यानी नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म होता है। तो नेक्स्ट टर्म कितना है, 13, और प्रीवियस टर्म दैट इज 7, यानी नेक्स्ट टर्म यानी अगले पद से पिछला पद माइनस किया जाता है। तो 13 में से 7 गया तो 6 आ जाएगा। तो ये d आपके पास आ चुका है, d दैट इज d आ चुका है 6, a आ चुका है 7, d आ चुका है 6। ठीक है, ये a को मैं थोड़ा सा और प्रॉपर लिख देता हूँ, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो ये a है, a 7 और d 6 आ चुका है, a आ चुका है और d आ चुका है। अब आपके पास जो चाहिए ये 205, 205 क्या है आपका n वां टर्म है। कौन सा टर्म है, आप ये मान के चलो कि 7 से लेकर 13, 19 जो चल रही है, 205 कौन से नंबर पे आ रहा है, माना कि 205 nवें पद, nवें नंबर पे आता है, तो उसका nवां पद कौन सा हुआ, nवां पद 205 हुआ। भाई मान रहे हैं अपन 205 कहाँ तक आ रहा है, अपन को तो नहीं पता, तो अपन मान रहे हैं कि भी वो 50वें नंबर पे आ रहा है, 100वें नंबर पे आ रहा है, 1000 नंबर पे आ रहा है। तो अपन ये अज्यूम कर लिया कि वो कौन से नंबर पर आ रहा है, nth नंबर पर आ रहा है, nth नंबर पर, nवां नंबर। तो उसको बोलते हैं nth टर्म, टर्म जिसको हिंदी में बोलेंगे nवां पद, nवां पद, nवां पद, जिसको अपन बोल रहे हैं tn भी बोल सकते हैं और an भी बोल सकते हैं। आपकी किसी बुक में tn लिखा हो, किसी बुक में an लिखा हो, और दोनों का मतलब जो सेम ही है, वो 205 आ गया। कितना आ गया, 205 आ गया। अब आप लोग जानते हैं nवां पद का फॉर्मूला होता है ये nth टर्म ऑफ एन AP, यानी nवां पद जो निकालते हैं AP का, वो उसका फॉर्मूला जिसको अपन बोलते हैं nth पद, nth टर्म, nवां पद, वाह लिखते हैं ना, th नहीं लिखते, nवां पद, nवां पद, nवां पद निकालने का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है दैट इज tn = a + n - 1 × d, जिसको अपन tn भी बोल सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ कई बुक्स में NCERT में an लिखा हुआ, तो an और tn यहाँ मैं इनिशियल लिख देता हूँ, यहाँ सबसे पहले लिख देता हूँ tn = an = nवां पद, nवां पद, या इसको बोलते हैं nth टर्म ऑफ एन AP, यानी
AP शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको बोलते हैं हिंदी में समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, श्रेणी का nवा पद बोले या nवा पद, जैसा भी आप लोग बोले, TN और AN दोनों का मतलब सेम ही होता है, यानी nवें नंबर पर जो टर्म है यानी TN टर्म को डिनोट करता है इंग्लिश में, और A फर्स्ट टर्म होता है तो उसका A nth नंबर का लेंगे तो AN बोल देंगे। मीनिंग सेम है, आंसर सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वेरिएबल का सिलेक्शन है कौन सा लेता है। आप जब स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं, बड़ी अच्छी बुक्स, तो उसमें TN लिखा होता है, जो हम लोग जब से पढ़ते आ रहे हैं वो TN वर्ड देखते हैं। अभी नई बुक्स में उसको AN दे दिया तो मैटर नहीं करता, दोनों मीनिंग सेम है। तो TN जो दैट इज TN nth टर्म दे रखा, दैट इज 205। A दे रखा फर्स्ट टर्म आपके पास 7 है, और N जिसको अपने को पता करना है, और D आपका कॉमन डिफरेंस दैट इज जिसको सार्वंतर बोलते हैं, दैट इज 6 दे रखा, ये 6 दे दिया। तो कैलकुलेशन करते हैं, 205 - 7 = 6 n - 1, 6 n - 1, ये यहाँ अब बाकी रिमेनिंग यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं। देख सकते हैं आपको मैंने हिंदी और इंग्लिश में बहुत ही बेहतर तरीके से जो बेस्ट हो सकता है मेरी तरफ से, जो मैं बेस्ट से बेस्ट उसमें जो मिक्स कर सकता हूँ क्वेश्चन का डेटा, वो सब मैं लिख रहा हूँ। और जो भी फॉर्मूले भी आ रहे हैं उनको भी हाईलाइट करना, थ्योरम को हाईलाइट करना, थ्योरम को मेंशन करना, मैं हर चीज़ को कोशिश कर रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाओगे, और ये आपका जिसको बोलते हैं ना एक मोरल ड्यूटी आपकी कि नहीं सब्सक्राइब करके जाना है चैनल को, और आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। और वीडियो को लाइक शेयर करना है, और वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए आपको मैंने बताया वीडियो का PDF कहाँ डाउनलोड मिलेगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन डाल रखा है, उस डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है मैंने, उस लिंक पर क्लिक करोगे और क्लिक करके आप PDF को डाउनलोड कर लेना। वहाँ जिस भी नाम से, जिस भी लेवल की पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, जिस भी वीडियो की पार्ट की आपको डाउनलोड करनी, वहाँ आप डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। और अपने दोस्तों को भी मैक्सिमम आपको शेयर करें। और आपको थोड़े दिनों में, कुछ दिनों में आपका बोर्ड पेपर पूरा आउट यहाँ इसी चैनल पर कर दिया जाएगा, और ये 100% यानी 100% कह दूँगा, जो पेपर अपन पढ़ाएंगे उससे बाहर आ जाए तो अपना गारंटी है। क्योंकि मैं 10th 11th 12th मैथमेटिक्स CBSE चाहे RBSE हो, काफ़ी अनुभव है, 15 से 16 साल का अनुभव है। उस अनुभव के आधार पर बताता हूँ, आपको डॉट पेपर प्रेडिक्ट करके दे दूंगा, डॉट कि ये पेपर सुबह छप रहा है और यही आ रहा है। तो आपको उससे बिफोर 2-4 महीने पहले बता देंगे, तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छी प्रिपेयर कर लेंगे और मैथ्स में पूरे में पूरे, चाहे CBSE हो चाहे RBSE हो, हर बोर्ड वाला बच्चा पूरे में पूरे नंबर ला सकता है। बट वो उसको चैनल देखना पड़ेगा, वीडियो देखना पड़ेगा। चलो बढ़ते हैं आगे फटाफट से। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, 205 से 7 माइनस करेंगे तो 198, और ये रह गया 6n - 1। अब आप 198 डिवाइड बाई 6 देखेंगे तो n - 1, 6 से कैंसिल करेंगे तो 6 1 जा 6 3 जा 18, और रिमेनिंग रह गया तो अगेन 6 3 जा 18। तो ये 33 = n - 1 को उधर भेजेंगे, 33 + 1 = n, और n का आ गया 34। मीन्स आपको 205 तक कितने टर्म होगी, 34 टर्म्स होगी। कितनी पद होंगे, तो टोटल पदों की संख्या कितनी होगी, तो मैं मेंशन करता हूँ पदों की संख्या, पदों की संख्या = 34। ये आपका क्वेश्चन अगेन अपन ने ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 के साथ, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को आप पढ़ते हैं और समझिए। 8 क्वेश्चन दे रखा है कि आपको एक ABC ट्राइंगल दे रखा है, और D उसमें पैरेलल दे रखी है, एक लैंग्वेज दे रखी है D पैरेलल BC, पैरेलल यानी समांतर है, D BC के समांतर है, तो x का मान याद करना है। तो इन गिवन द D पैरेलल BC, अगर ये चैप्टर 6 आपने ट्राइंगल पढ़ा है, जिसमें थेल्स थ्योरम पढ़ी, समानुपाती प्रमेय पढ़ी, बेसिक यानी आधारभूत समानुपाती प्रमेय पढ़ी, आधारभूत समानुपाती प्रमेय जिसको अपन बोलते हैं थेल्स थ्योरम, वो अगर आपने पढ़ी है तो उसी थ्योरम का ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। और सबसे पहले इसको आप मैं लिख देता हूँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में कि बाई यूजिंग थेल्स थ्योरम, या और इंग्लिश में लिखेंगे BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। ठीक है, और हिंदी में लिख देते हैं तो थेल्स थ्योरम का प्रयोग करने पर, थेल्स प्रमेय के प्रयोग से, थेल्स प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं, और थेल्स प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं, तो प्रयोग कैसे कर रहे हैं ये आपको देखना है। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि जब वो लाइंस पैरेलल दे रखी, क्या दे रखी, D पैरेलल BC, तो थेल्स थ्योरम कहती है अगर कोई सी ट्राइंगल में D BC के पैरेलल है तो उसका जो रेशो यानी अनुपात होता है उनकी भुजाओं का, किस तरह भुजाओं का, AD/DB और AE/EC, ये रेशो अनुपात समान आता है। तो AD की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज़ x + 2, और DB की वैल्यू दैट इज़ 6 गिवन है, और AE की वैल्यू 4 गिवन है, और EC की वैल्यू अपने को
इसी की वैल्यू 8 गिवन है, तो ये आपको वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो एक काम करते हैं, 4 से ये 8 2 टाइम कैंसिल कर लिया, तो आप पहले तो मेंशन करते हैं x + 2 इक्वल्स टू इसको चलो एक काम करते हैं, इसके बाद लिख देंगे अपॉन 6 इक्वल टू 1/2। अब वापस देखो 2 से ये कितने टाइम कैंसिल हो गया 3, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x + 2 इक्वल टू 3, x इक्वल्स टू 3 - 2 और x इक्वल्स टू 3 में से 2 यानी 1 गया तो 2 गया तो 1 रिमेनिंग रह गया। तो ये बहुत ही x की वैल्यू शानदार क्वेश्चन था जिसको अपन ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, x इक्वल टू 1। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। ये दे रखा दो बिंदु 5 3 और -3 2 को मिलाने वाली रेखाखंड x एक्स पर किस अनुपात में विभाजित होता है, किस विभाजित होता है, विभाजित का मतलब डिवाइड करता है। तो इन विच रेशियो x डिवाइड्स x एक्सिस डिवाइड, ये वर्ड ढंग से पढ़ना x एक्सिस, आप जानते हैं ऑन x एक्सिस, ऑन x एक्सिस क्या होता है, ऑन x एक्सिस y इक्वल टू 0, यानी x एक्स पे क्या होता है y 0 होता है। ये तो x एक्स लिख दूँ या x लिखूँ, हिंदी में एक ही बात है। ये लो x पर क्या होता है y इक्वल टू 0 होता है, x एक्स पर y 0 होता है। बड़ा सिंपल सा थ्योरी, और ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि ऑन x एक्सिस y 0 होता है, ऑन y एक्सिस x 0 होता है। तो इसमें मुझे हिंदी इंग्लिश का वैसा विशेष नहीं लगता है, फिर भी आपको मैंने बता दिया x एक्स पर y 0 होता है। अब जब ये तो 0 लिख दिया, ठीक बात है। अब आपको ये जो क्वेश्चन कह रहा है उस क्वेश्चन को पढ़ता है, क्वेश्चन पे वर्क करना अपने को। ये कह रहा है कि एक जो आपको ये बिंदु है, जैसे ये बिंदु बना रहा हूँ, ये एक बिंदु देखो लाइन बना रहा हूँ, ये लाइन इस लाइन पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखना है कि एक पॉइंट अपने कोई पर्टिकुलर ए पॉइंट मान लिया, एक ये बी पॉइंट मान लिया, ये कोई पी पॉइंट है जो उसको एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, पी पॉइंट, और पी पॉइंट पे एक्स एक्सिस कट कर रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स रहेगा, पर वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि वो एक्स एक्स पे कट कर रहा है। ए बी लाइन सेगमेंट को, यानी ए बी रेखाखंड को, ये जो रेखाखंड दिया ना इसने नाम, रेखाखंड को एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है। तो एक्स एक्स पे तो अपन ने पी बिंदु पी मान लिया, बी बिंदु पी जो कि x, 0, क्योंकि x, 0 अब आप कहोगे सर x, 0 क्यों लिखा भाई, आपको वो x एक्सिस पे कट कर रहा है, यानी x एक्स पे कट कर रहा है। तो x एक्स पे कट कर रहा है तो x एक्स पे क्या होता है y 0 होता है, तो y 0 कर दिया तो x क्या रहेगा, x तो पता ही नहीं है ना, तो पता नहीं तो फिर क्या रखेंगे, x ही रखेंगे, तो x रख दिया। अब एक यानी पहला बिंदु लिख दें अपन, जिसको अपन लिख रहे हैं 5, 3, और दूसरा बिंदु जो दूसरा पॉइंट रखेंगे -3, -2। तो पहला पॉइंट तो रख दिया 5, 3, सेकंड कोमा रख दिया -3, -2। ये दोनों पॉइंट यानी 5 3 और -3 और -2, ये बिंदु हिंदी और इंग्लिश दोनों बता दिया। ठीक है, अब ये मान लो ए और बी को, ये जो बिंदु है दैट इज पी पॉइंट किस अनुपात में, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो आप रेशो तो आपको पता ही नहीं, और रेशो ही तो पूछ रहा है आपसे किस अनुपात में, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा किस अनुपात में, अनुपात यानी किस रेशो में। ये देखो रेशो, इन विच रेशो पूछा गया, तो किस अनुपात में। तो आप ये अनुपात मान लें कि m1:m2 में कट कर रहा है, किस रेशो में कर रहा है, आप ये मान के चलेंगे ये m1:m2 रेशो में, ये m1/m2 के अनुपात में। जैसे आपके कई बुक्स में के अनुपात 1 में लिख रखा है, मैं और वहाँ के की वैल्यू m1/m2 है, तो अपन पहले इसको m1/m2 ही मान के चल रहे हैं। इससे आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी बात को ढंग से सुने। तो m1:m2 मान लिया, और m1:m2 मान रहे हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा सेक्शन फार्मूला जिसको बोलते हैं अंतःखंड का फार्मूला। तो मैं यहाँ पर एक में लिख रहा हूँ बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, जिसको अपन बोलते हैं बाय यूजिंग विभाजन सूत्र के द्वारा, विभाजन सूत्र द्वारा आपने पढ़ा होगा। विभाजन सूत्र क्या पढ़ा है, वो पढ़ा विभाजन सूत्र कि x इक्वल्स टू m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, और एक पढ़ा होगा y इक्वल्स टू m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। ये आपने फॉर्मूले पढ़े, m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। ये x और y की दोनों की वैल्यूज़ आपने लिख दी। बट आपका क्वेश्चन जो कह रहा है कि वो आप इस क्वेश्चन में आप कहोगे सर मैं x लगाऊं या y लगाऊं। अरे भाई x लगाओगे तो x तो x ही है ना, आपको अनुपात निकालना है। अनुपात निकालने के लिए m1 m2 तो ऑलरेडी अपने को पता नहीं है, तो यहाँ से अपन एक काम करते हैं। यहाँ पर एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ। पहला जो a कोऑर्डिनेट है इसके आपको पहले क्या लिखो x1 और y1, दूसरे कोऑर्डिनेट को लिख दो x2 और y2। अब आपका क्वेश्चन, अब आपने किसको माना, तो ये समझना कि सर मैं उल्टा भी ले सकता हूँ क्या, तो उल्टा नहीं ले सकता। कारण बता रहा हूँ, क्योंकि जो m1 मानते हो ना उसका अपोजिट x2 होता है। तो आप m1 इधर मान रहे हो तो ये m1 के साइड ही x1 y1 होना चाहिए। ये थोड़ा सा लॉजिकल, मैं लॉजिकल भी बात कर रहा हूँ, यानी कॉन्सेप्ट वाइज बात कर रहा हूँ। जिधर m1 है उधर ही x1
y1 और m2 है उधर ही x2 y2 होना चाहिए। अब तुम m1 m2 को तो उल्टा कर दो और x1 y1 को उल्टा कर दो, फॉर्मूला ये याद कर लो तो सब गोलमाल हो जाएगा, गलत हो जाएगा, राइट। तो पहले अपने को बेसिक्स पे बात करेंगे, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, जिधर m1 है उधर ही x1 y1 होना चाहिए। मैं टाइम ले रहा हूँ बट आपको चीज़ बिल्कुल समझा के कॉन्सेप्ट वाइज, ये क्वेश्चन फॉर्मेलिटी वाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट वाइज समझाना चाह रहा हूँ, ताकि आपका इस क्वेश्चन के आधार पर कोई दूसरा क्वेश्चन भी आ जाए तो आप उसको सही कर सकें, गलत नहीं, ठीक है। चलो, अपना ऑब्जेक्टिव वही होना चाहिए सेम कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बोर्ड पेपर में पूरे नंबर 99 की बात नहीं करेंगे, 100 आउट ऑफ 100 की, ठीक है। क्योंकि मेरे 100 आउट ऑफ 100 के 100 मतलब बहुत 1000 बच्चे निकले हुए, बहुत सारे बच्चे निकले हुए, तो आप 100 आउट ऑफ 100 ही लाना, अपना ऑब्जेक्टिव यही है। तो यहाँ अब अपन देख रहे हैं, सबसे पहला काम था कि y क्या दे रखा, 0 दे रखा, तो इससे अपन m1 m2 फाइंड आउट कर लेंगे। तो अपन y को रखा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, हम जानते हैं कि we know that क्या कि y किसके बराबर है, 0 के बराबर है। किस में, y 0 के बराबर है ना भैया, बिल्कुल है 0 के बराबर, क्वेश्चन में दे रखा y 0, ये y 0, तो y 0 रख दो, तो ये 0 रखा 0, और m1 तो m1 ही है, और y2 की वैल्यू कितनी, -2, देखो ये -2 रखा, प्लस m1 m2, ये m2 एज इट इज़, y1 आपके पास कितना 3, और नीचे m1 प्लस m2, ये m1 प्लस m2। जब 0 होता है तो अब आप लोग कहते हो सर मैं 0 को क्या करूं, कैसे वज्र गुणा करूं, तो 0 जब कुछ नहीं होता है, 0 के नीचे तो जब कुछ नहीं होता है उसका सब भगवान होता है, उसी तरह 0 जब कुछ नहीं है तो 0 के नीचे क्या होता है, 1 मान लो, क्योंकि 0 के नीचे कुछ भी मानो तो आंसर तो 0 ही आएगा। मटकी ऊपर रहेगी तो फूटेगी नहीं, बट जब आप मटकी ऊपर हो तो मटकी फूट जाएगी, यानी उसका मतलब है समथिंग बाई 0 विच इज़ कॉल्ड इन्फिनिटी। तो यहाँ 0 बाई समथिंग तो ऑलवेज इट गिव्स 0, तो 0 बाई 1 मान लिया, और 0 जब 1 बाई 1 माना तो इसको अपन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको बोलते हैं हिंदी में वज्र गुणा करेंगे। वज्र गुणा करने पर m1 m2 तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, और ये मल्टीप्लाई होगा इस 1 से, तो ये आंसर आएगा -2m1 और प्लस का 3m2, और किसके बराबर हो जाएगा, 0। तो ये आप लोग देखो, इसको उधर भेज दें, -2m1 इक्वल्स टू -3m2, और ये माइनस से माइनस क्या कर दिया आपने, कट कर दिया। अब आप लोग m1 बाई m2 की वैल्यू निकालेंगे, तो ये 2 नीचे चला जाएगा, नीचे की तरफ, तो 3/2 आ जाएगा। तो ये आंसर आपसे पूछा कि m1 m2 किस अनुपात में डिवाइड करेंगे, तो वो अनुपात होगा, मैं इधर लिख देता हूँ प्रॉपर, किस एक्स एक्सिस से किस अनुपात में डिवाइड करेंगे, तो m1 बाई m2 जो डिवाइड करेंगे 3/2, यानी 3:2 में उसको विभाजित करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट कर दिया, ठीक है। कौन सा, 9th नंबर का क्वेश्चन माइंड अप कर लिया। अब आते हैं 10th नंबर का क्वेश्चन, बड़ा ट्रिग्नोमेट्री का है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल पता होनी चाहिए, और टेबल आपको बिल्कुल आनी ही चाहिए, ठीक है। और टेबल को अगर आपको सीखनी है तो मेरा यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का, और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर इतने शानदार वीडियो में, इतने शानदार क्वेश्चन में समझा रखा है, ट्रिग्नोमेट्री इन इंग्लिश, ठीक है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं तो इंग्लिश मीडियम में वो समझा रखा है, उतना आप किसी कंपटीशन में जाओ, चाहे 10th बेसिक का पेपर देने जाओ सीबीएसई में, चाहे 10th स्टैंडर्ड का पेपर देने जाओ, जिस भी लेवल का पेपर देने जाओ, अपने ट्रिग्नोमेट्री से बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। जितना ट्रिग्नोमेट्री के 280 क्वेश्चन करा, 280 क्वेश्चन करा रखे, बेसिक, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, बेसिक पेपर, स्टैंडर्ड पेपर के क्वेश्चन, और बड़े छोटे सारे क्वेश्चन के स्टडी सब मिला के 280 को 279 कैलकुलेशन में क्वेश्चन है। अगर आप उनको ढंग से करते हो तो ट्रिग्नोमेट्री लगभग आपका वहाँ से बाहर नहीं जाएगा, कंपटीशन में भी उससे बाहर नहीं जाएगा, तो उसको आप देखें और वीडियो को आगे बढ़ें। यहाँ ट्रिग्नोमेट्री टेबल पहले पता होना चाहिए, और ट्रिग्नोमेट्री का 1 शॉट वीडियो डाल रखा है जिसमें आपको सारी थ्योरी समझा रखी, उस थ्योरी से ये टेबल याद कर लें, और टेबल करने के बाद फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दे रखा 4, इसको मैं लिख सकता हूँ कोट 45 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस सेक 60 डिग्री का होल स्क्वायर, और प्लस ये साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। अब वैल्यू लिख दें, बस वैल्यू लिखते ही अपना काम हो जाएगा, बस और कुछ नहीं, वैल्यू रखो। तो कोट 45 का तो साइन 10 45 कोट 45 की 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 4 × 1 का स्क्वायर माइनस सेक, देखो कोस 60 और साइन 60, देखो कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन सेक 60 की वैल्यू 2/1, तो ये जो आएगी 2 और 2 का स्क्वायर, और ये प्लस साइन 60 होता है √3/2, तो ये √3 और ये /2 का होल स्क्वायर। अब आप लोग देखो, ये 1 का स्क्वायर 1 यानी 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 4 से 4 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 3/4। बड़ा गरीब सा क्वेश्चन है ये, गरीब मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, ठीक है। अब आते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 11th के मैंने डायग्राम रखा क्योंकि टाइम ना लगे ज़्यादा। तो अब देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा दे रखा है, क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है, 12 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, तो ये 12 मीटर लंबी सीढ़ी है, सीढ़ी दीवार के शिखर तक पहुंचती है। ये दीवार मान ली इसको, ये दीवार ए बी एक कोई वॉल है, दीवार शिखर, यदि ये सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, ये 60 डिग्री का कोण बना रही है, तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करो, दीवार की ऊंचाई यानी ए बी निकालनी है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये चैप्टर नंबर 9 है, क्या बोले
इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री तो 8 चैप्टर है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जिसको बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग जो चैप्टर है, जिसको अपन हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं, ऊंचाई और लंबाई, जो भी इसका हिंदी इंग्लिश जो भी नाम वर्जन है, हाइट एंड डिस्टेंस वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ अगर बात करें तो इस चैप्टर का जो फॉर्मेट है वो एंगल ऑफ एलिवेशन जिसको उन्नयन कोण और एंगल ऑफ डिप्रेशन जिसको बोलते हैं अवनमन कोण, इस पर बेस्ड जो चैप्टर है। और इसमें सबसे बड़ा पार्ट होता है डायग्राम बनाना। डायग्राम अगर आप ढंग से बन गया तो ट्रिग्नोमेट्री के जो यूटिलाइजेशन है वो सारे जो रेशियोज हैं वो यूज़ करने होते हैं। तो आप लोग सबसे पहले जो लैंग्वेज को देखो, 12 मीटर लंबी सीढ़ी यानी 12 मीटर लॉन्ग लेडर मतलब एक सीढ़ी है। सीढ़ी जो स्लैंट है ये कुछ तिरछी झुकी हुई है। ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर पर, ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल वॉल है, ये लिखा हुआ है टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल, ये वर्टिकल वॉल उस पर इस तरह टिकी हुई है, इफ लेडर मैक्स एन एंगल 60 डिग्री, यानी लेडर जो है सीढ़ी है वो 60 डिग्री बना रही है, कैसे, विद द वॉल के साथ। देन द फाइंड हाइट ऑफ द वॉल, यानी वॉल की हाइट बतानी है। तो हाइट बताते हैं, देखो ये 60 डिग्री बना रही है और ये वॉल की हाइट यानी ए भी निकालनी है। तो जब आपको देखो, मेरे को बात सुनो, ये हाइपोटेनस यानी जिसको बोलते हैं, देखो आप दो तरह के बच्चे हैं, एक तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में बोलते हैं परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस, तो पीबीपी एचएचबी। और अगर बच्चे बात करें हिंदी मीडियम के तो लंब, कर्ण और आधार वर्ड यूज़ करते हैं। तो लंब, आधार और ये कर्ण, तो एल ए एल के लाल कक्का। तो यहाँ अगर आप देखें तो एक तो ये हाइपोटेनस दे रखा है जिसको बोलते हैं कर्ण दे रखा है, और आपको लंब पूछ रहा है। लंब यानी मैं क्या कहूँ, परपेंडिकुलर पूछ रहा है। तो आप ये P/H का फॉर्मूला लगा सकते हैं, और यहाँ बोलते हैं लंब बटे हुए कर्ण का फॉर्मूला लगा सकते हैं जिसको बोलते हैं साइन थीटा। तो यहाँ मैं ले रहा हूँ इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल ABC के अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो ABC के अंदर यूज़ करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री कहता है परपेंडिकुलर बाय द हाइपोटेनस P/H या लंब बटे हुए कर्ण। लंब है यहाँ पर AB और कर्ण है AC। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और AB अपने को नहीं पता, जिसको अपने को पता करना है, और AC अपने को पता है कितना, 12 मीटर। तो ये 12, अब आप देखो 2 से कैंसिल कर सकते हैं, कितना टाइम, 6 टाइम। तो यहाँ से आपको देखो AB की वैल्यू निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो AB आएगा वो आएगा 6√3, क्रॉस वज्र गुणा करने पर 6√3, ये 6 और √3। और ये किस में है, सब डेटा किस में दे रखा था आपको, 12 मीटर, तो ये मीटर में आ जाएगा, ये मीटर में। तो ये मैं समझता हूँ AB की जो यानी AB क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल की हाइट है। तो मैं लिख देता हूँ दीवार की ऊंचाई, मैं लिख देता हूँ हाइट ऑफ वॉल, जिसको मैं बोलता हूँ दीवार की ऊंचाई, हिंदी में दीवार की ऊंचाई, ये लो भाई ऊंचाई, ठीक है। तो कितनी आ गई, 6√3 मीटर। ये आपका क्वेश्चन ख़त्म। कौन सा क्वेश्चन, 11 नंबर का क्वेश्चन। अब आते हैं 12th नंबर का क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को अगर आप देखें 1 मिनट लेता हूँ आपसे, 1 मिनट लेके फिर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक वृत्त के, ये क्वेश्चन दे रखा है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया। एक वृत्त के, ये दो वृत्त है, उसके परिगत यानी बाहर की तरफ, जिसको बोलते हैं सर्कमस्क्राइब। एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, यानी सर्कल के बाहर एक क्वाड्रिलेटरल खींचा गया। क्वाड्रिलेटरल दैट इज ABCD, A B C and D, दैट इज ABCD। प्रूव दैट AB + CD = AD + BC, ये आपको प्रूव करना है। तो पहला तो अपन जिसको अपन लेके चलते हैं, ये क्वेश्चन सिद्ध करने वाला, प्रूव करने वाला, तो अपन इसको सिस्टमेटिक अप्रोच से करेंगे। जैसे पहला दे रखा अपन को गिवन, जिसको इंग्लिश में लिखते हैं गिवन और हिंदी में लिखते हैं दिया हुआ। एक सेकंड, दिया गया, थोड़ा हिंदी देख लेना, बट हिंदी में जैसा आप बोलते हैं वैसा आप देख लेना, जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा अभी इनिशियल इंग्लिश मीडियम है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको हिंदी में भी प्रॉपर समझाने के लिए, ठीक है। दी बेस्ट, मैं मेरी तरफ से जो भी होगा मैं आपको बेस्ट वर्ड लिखूंगा। हो सकता है किसी वर्ड को मैं मिसप्लेस कर सकता हूँ, तो ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट कॉन्सेप्ट वाइज, मैथमेटिक्स वाइज मैटर नहीं करेगा, वो आपको परफेक्ट बताया जाएगा। गिवन, दिया गया या दिया हुआ, जो भी आप ले लें। क्या दे रखा है, वो दे रखा है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, वो जो सर्कल के बाहर लाई कर है। तो लिख सकता हूँ ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, सर्कमस्क्राइब टू सर्कल। सर्कमस्क्राइब टू ए सर्कल, जिसको हिंदी में मैं बोलूँगा यहाँ पर, तो हिंदी में बोलूँगा, क्या बोलूँगा भैया, हिंदी में बोलूँगा वृत्त के परिगत एक ABCD एक चतुर्भुज वृत्त, एक क्या बोले, एक वृत्त के
एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया हुआ है, मतलब ये दिया हुआ अपने को, ठीक है। दूसरा बात कर रहे हैं टू प्रूव, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं सिद्ध करना। अब क्या सिद्ध करना भैया? सिद्ध करना अपने को सिद्ध करना है कि AB + CD = AD + BC, ये सिद्ध करना है। बिल्कुल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा बोलते हैं प्रूफ को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं उत्पत्ति। है वो, आई थिंक मेरे अंदर से उत्पत्ति होती है। अब वो और थोड़ा हिंदी वर्ड आप चेक कर लेना, जितना मुझे याद आता है उत्पत्ति। अब आप और देख सकते हैं। चलो अब अपन कैसे उत्पत्ति करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन ये लेके चलते हैं यहाँ से। अगर आप इस ट्रायंगल को ढंग से देखें, इस डायग्राम को ढंग से देखेंगे, क्वाड्रिलेटरल का यानी चतुर्भुज को ढंग से देखेंगे, जो सर्कल के बाहर की तरफ बना हुआ है। अब इसमें क्या कहता है, सबसे पहली चीज़ तो ये दे रखा है, हम जानते हैं, वी नो दैट। क्या जानते हैं भैया? ये जानते हैं कि जो ABCD दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को ढंग से आप थोड़ा सा समझते हैं तो आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी। क्या थ्योरम पढ़ेगी कि वृत्त पर यानी मैं अगर इंग्लिश में बोलूँ तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, यानी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती है। ये आपने एक थ्योरम पढ़ी है, जो कि 10.2 थ्योरम है। इसका डेरिवेशन भी बता रखा है, आपके बुक में बता रखा है। और मेरा जो वीडियो आगे कल आई थिंक पार्ट 1 में एक क्वेश्चन थ्योरम में प्रूव था, तो मैंने वहाँ बताया है, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी है आप देख सकते हैं, उसमें मिल जाएगा। आप अभी मतलब इस चैप्टर में आपको ये क्वेश्चन आया हुआ भी है डेरिवेशन, तो मैंने कहा अंदर से कहाँ है ये, पर ये क्वेश्चन पूरा प्रूव करा रखा है, तो वो आप वहाँ देख लें। बिल्कुल है ये, आई थिंक पार्ट 4 के अंदर होगा। तो पार्ट 3 में तो नहीं है ना, बस ये 12 क्वेश्चन ही है। तो पार्ट 4 में मिल जाएगा। पार्ट 4 में ये डेरिवेशन है और मैंने पूरा करवा रखा। प्लीज़ वो वहाँ जाके देखें, ताकि आपको पता लग जाएगा कि लंबाई में वो बराबर होती है। मैंने प्रूव करवाया, और बस नहीं तो अगले वीडियो में मैं करूँगा नेक्स्ट, ठीक है। चलो अब अपन बात कर रहे हैं प्रूफ। तो अपन जानते हैं कि सर्कल के बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाएं जो खींचते हैं, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं, वो लंबाई में क्या होती है? बराबर होती है। ये आपका एक थ्योरम है, जिसको अपन प्रमेय बोलते हैं, और वो प्रमेय बता रहे हैं। तो प्रमेय यहाँ लिख रहा हूँ, इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हिंदी भी लिख रहा हूँ। तो मैं वी नो दैट यानी हम जानते हैं। क्या जानते हैं कि ये मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? क्या? लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन एक सेकेंड, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल point to a circle are equal। ये तो आपका किस में हो गया? मैंने इंग्लिश में लिख दिया। सेम इसको हिंदी में लिखते हैं, तो हिंदी में मैं ये यहाँ लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? और लगा के हिंदी में लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? वृत्त पर बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती है। वृत्त पर एक सेकेंड, ये हिंदी में, वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती है। ये मैंने हिंदी में भी आपको समझा दिया, ठीक है। वृत्त पर बाहरी बिंदु से, ये बिंदु की मात्रा मैं थोड़ी सी सही लगा देता हूँ। बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में यानी से नहीं लिखा हुआ, लंबाई में
ठीक है, लंबाई में बराबर होती है। ठीक है, ये हिंदी में इंग्लिश दोनों बता दिया। अब आप जब बात करते हैं तो लंबाई में बराबर होती है, तो ठीक है लंबाई में तो बराबर। तो अब अपन कैसे देखेंगे, तो आपको यहाँ पर देखना, मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ये देखो, ये लेंथ दिख रही, ये लेंथ और ये लेंथ दिख रही, ये वाली। तो AP और AS दिख रही है आपको, AP और AS, और एक दिख रही PB और PQ दिख रही है। तो अपन थोड़ा सा देखो, आपका क्वेश्चन का प्रूव क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, उसको थोड़ा दिमाग लेके चलेंगे। AB और CD लेके चलना है, AB और CD। तो AB कहाँ है, ये रही AB, और CD कौन सी, ये रही। तो यहाँ पर अपन ये साइड लेके चलें, तो AP टुकड़ों में 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो AP किसके बराबर होगी, AS के, क्योंकि ये बाहरी बिंदु से ये सर्कल है। बाकी सब भूल जाओ, बाकी ये सब भूल जाओ। आप देखोगे ये बाहरी बिंदु A है, इस बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींच रहे AS और AP, ये स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये लंबाई में क्या होती है, बराबर होगी। तो AP और AS क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं AP इक्वल टू AS, AP इक्वल टू AS। फिर आप देखोगे PB, ये PB इक्वल टू BQ, BQ आ गई। सेम इसी तरह से आप देखोगे, यहाँ से आप देखो DR, एक सेकेंड, DR इक्वल टू DS, और एक हो गई RC, RC इक्वल टू CQ। ये सारी लंबाई में बराबर आपने बना दी, ये सब बराबर होती है। और किस थ्योरम से, ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम का उपयोग करते हुए, ये इस थ्योरम का प्रयोग किया, ध्यान रखना, इस थ्योरम के कारण बराबर हो रही है। तो बराबर होगी तो इन सबको नाम देते हैं पहला, दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा। अब इन सबको क्या करेंगे अपन, ऐड कर रहे हैं। देखो मैं लिख रहा हूँ एडिंग, एडिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, जिसको एडिंग को यानी योग करने पर। आप वो आप हिंदी इंग्लिश में मैं समझता हूँ इतना बर्बादी नहीं है। अब इसका सम करेंगे तो आपके पास सम जो आएगा वो सम, देखो सम आपके सामने लिख रहा हूँ, यहाँ पर ये सम लिख रहा हूँ। तो ये जो बना है देखो सम AP, देखो ये लिखा हुआ है AP प्लस PB प्लस DR प्लस RC, और उधर लिखा हुआ है AS प्लस BQ प्लस DS और प्लस CQ, ये लिख दिया। अब अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहाँ डायग्राम को देखते हुए डायग्राम से दिमाग लगाना। देखो AB वैसे अपन को पता, तो AP प्लस BB, तो AP प्लस BB AB बना, और DR प्लस RC चूँकि DC बना। तो यहाँ से तो अब इसको तो लिख दो आप लोग, ये AB, और DR प्लस DC जिसको अपन बोले DC या CD, जैसा आपके क्वेश्चन में क्या देगा CD, तो इसको CD लिख दो। अब यहाँ पर आपको अरेंज करना है AS और BQ। तो AS और BQ को जैसा आपको चाहिए, क्या चाहिए, AS और DS चाहिए। तो यहाँ पर आप लिख दो पहले एक बार, AS प्लस DS को साथ में लिख दो, और BQ प्लस CQ को साथ में लिख दो। अब आप देखो, ये तो आपके पास AB प्लस CD आपके पास है, AS प्लस DS जो बनेगा AD बनेगा, क्या बनेगा, AD, और BQ प्लस CQ, ये BQ प्लस CQ BC बनेगा, ये BC बनेगा। तो मैं समझता हूँ ये आपका क्वेश्चन यही प्रूव करना था, जिसको बोलेंगे हेंस प्रूव, सिद्ध हुआ। हेंस प्रूव, जिसको बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में हेंस प्रूव्ड, हिंदी में सिद्ध हुआ, और संस्कृत में इति सिद्धम। ठीक है, तो मैंने ये आपको तीनों चीज़ें बता दी, तीनों हिंदी लैंग्वेज में बता दिया, हिंदी इंग्लिश संस्कृत तीनों में। और मैं क्वेश्चन नंबर 12 आज की इस वीडियो में मैंने वाइंड अप किया। अब अगले वीडियो में 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, और जिनमें मतलब और पार्ट भी है, चॉइस भी है, इंटरनल चॉइस है, वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा, चॉइस भी कराऊंगा, सब नोट आप नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए मैंने आपको सबसे पहले कहा है, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अपकमिंग आपको वीडियो सारे रेगुलर मिलते रहेंगे। ओके, तो और इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लें, और वहाँ से आप PDF डाउनलोड करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले के लिए, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।